अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक सवाल हमेशा आपके सामने रहता है। स्मार्ट मनी इस समय कहाँ जा रहा है? क्योंकि मार्केट में हर स्टॉक के बारे में हज़ारों ओपिनियंस हो सकते हैं। कोई कहेगा आईटी ख़त्म हो गया, कोई कहेगा ऑटो में वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है, कोई फार्मा को अगले डिफेंसिव विनर बताएगा, कोई पीएसयू बैंक में अभी भी ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी देखेगा। लेकिन इन ओपिनियंस से अलग एक चीज़ हमें बहुत कुछ बता सकती है। इंस्टीट्यूशनल मनी क्या कर रही है। और आज मेरे सामने जुलाई महीने का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीशफलिंग डेटा था, मैं देख रहा था। मैंने इस डेटा को सिर्फ स्टॉक बाय स्टॉक देखने की बजाय थोड़ा डीप जाकर देखा और मुझे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दिया। तो मैंने सोचा आपके साथ भी एनालाइज करके शेयर करूं। म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स नहीं बदल रहे हैं, वे धीरे धीरे मार्केट लीडरशिप को भी बदल रहे हैं। आईटी में सेलेक्टिव बाइंग, ऑटो में बाइंग, फार्मा में बाइंग, एनबीएफसी और प्राइवेट फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट, और दूसरी तरफ कई पीएसयू बैंक्स में ट्रिमिंग। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस डेटा में हमने अदानी इंटरप्राइजेज, डायमंड पावर इंफ्रा, एथर एनर्जी, डीएलएफ जियो फाइनेंशियल्स, पिरामल फार्मा, लेंस कार्ट, बेल राइज, एस्टर डीएम और कई न्यू एज या इमर्जिंग बिजनेसेस में फ्रेश बाइंग देखी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। कहीं से ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये म्यूचुअल फंड डेटा जो मैंने देखा उसमें मुझे नजर आई। तो सवाल ये है कि क्या म्यूचुअल फंड्स अगले मार्केट साइकिल के लिए पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं? क्या आईटी में जो बाइंग दिखाई दे रही है वो सिर्फ वैल्यूएशन बेस्ड कॉन्ट्रेरियन बेट है? क्या ऑटो में डिमांड साइकिल वास्तव में मजबूत हो रही है? क्या फार्मा में डिफेंसिव पोजीशनिंग लौट रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर पीएसयू बैंक के फंडामेंटल्स इतने सुधर चुके हैं तो म्यूचुअल फंड्स उनमें से कुछ स्टॉक्स से पैसा क्यों निकाल रहा है? आज हम इसी पूरे पजल को डी कोड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लीजिए। सबसे पहले तस्वीर समझिए। मैं जो आज डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया, कोटक म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, मिराई एसेट, डीएसपी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े फंड हाउसेस के जुलाई पोर्टफोलियो चेंजेस को देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसे एनालाइज करने के बाद बता रहा हूं। और सबसे पहली बात जो मुझे दिखाई देती है इन सभी फंड हाउसेस में, जो कॉमन चीज़ें मुझे दिखाई दी, यहाँ ये कोई एक फंड हाउस का डिसीजन नहीं है। अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अलग अलग डिसीजंस हैं। इसलिए हमें किसी एक स्टॉक को देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। हमें एक ओवरऑल पूरा पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा ये समझने के लिए। और जब अलग अलग फंड मैनेजर्स के डिसीजंस एक डायरेक्शन में कन्वर्ज करते हैं तब वो सिग्नल ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी है। म्यूचुअल फंड का किसी स्टॉक को खरीदना ये गारंटी नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर ही चला जाएगा। फंड मैनेजर की बाइंग कई वजहों से हो सकती है। वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, इंडेक्स चेंज, रिडिम्पशन, कैश डिप्लॉयमेंट, रिलेटिव परफॉर्मेंस, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन या सिर्फ किसी दूसरे स्टॉक से बेहतर रिस्क रिवॉर्ड। इसलिए आज की एनालिसिस को मैं म्यूचुअल फंड ने खरीदा इसलिए आप भी खरीदिए इस तरह की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। हम इसे देखेंगे एक इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस सिग्नल की तरह। पहला बड़ा सिग्नल, आईटी में वापस कॉन्फिडेंस। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि कुछ ही समय पहले आईटी सेक्टर मार्केट का सबसे अनपॉपुलर लार्ज कैप सेक्टर था। एआई डिस्ट्रप्शन का डर, यूएस टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग को लेकर अनसर्टेनिटी, लार्ज डील डिसीजन में डिले, हायरिंग में स्लो डाउन और ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग मॉडल पर जेनरेटिव एआई का प्रेशर। फिनेंशियल ईयर 27 की शुरुआत में भी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए आउटलुक काफ़ी म्यूटेड था। टीयर 1 आईटी कंपनीज के लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन फिर आया जुलाई और जुलाई में कहानी अचानक से बदलने लगी। निफ्टी आईटी ने जुलाई में करीब 16.8% की रैली दी।
करीब 6 साल में उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली परफॉर्मेंस था ये। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई दी। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एफपीआई ने 2026 में पहली बार जुलाई में इंडियन आईटी स्टॉक्स में नेट बाइंग की, करीब 3358 करोड़ की बाइंग। अब म्यूचुअल फंड डेटा को इसके साथ रखिए। निप्पॉन इंडिया ने टीसीएस और इन्फोसिस में बाइंग दिखाई। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज में बाइंग की, लेकिन दूसरी तरफ एसबीआई ने इन्फोसिस को सेल किया और कोटक ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कुछ आईटी एक्सपोजर में ट्रिमिंग की। अब इन सब से सिग्नल क्या है? ये ब्लैंकेट आईटी बाइंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और रेलिवेंट भी। सेलेक्टिव आईटी एक्यूमुलेशन। फंड मैनेजर शायद ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा आईटी सेक्टर खरीदो, वो ये कह रहे हैं कि एआई डिस्ट्रप्शन के बाद कौन सी आईटी कंपनीज इस नए साइकिल में विनर बन सकती है, उन्हें चुनो। और यही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। आईटी में असली अपॉर्चुनिटी क्या है? मेरे हिसाब से आईटी के दो एक्सट्रीम्स में देखना गलत होगा। एक स्ट्रीम लोग मानते हैं एआई सब जॉब खत्म कर देगा, इसलिए एआई स्टॉक खत्म। दूसरा एक्सट्रीम लोग मानते हैं कि एआई आएगा तो आईटी कंपनीज की ग्रोथ एक्सप्लोड कर जाएगी। रियलिटी शायद दोनों के बीचों बीच कहीं पे है। एआई ट्रेडिशनल लेबर आर्बिट्राज को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन एआई एडॉप्शन के लिए भी कंपनीज को चाहिए क्लाउड माइग्रेशन, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एआई को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां। यानी आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बदल सकता है और मार्केट शायद इसी ट्रांजिशन को प्राइस इन कर रहा है। आज टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो को सिर्फ एम्प्लॉय इनटू बिलिंग रेट वाले पुराने मॉडल से देखना सफिशिएंट नहीं होगा, गलत होगा। एआई लेड रेवेन्यू कितना है, डील्स विंस कितने हैं, लार्ज डील में कन्वर्जन कैसा है, क्लाइंट स्पेंडिंग कब नॉर्मलाइज होती है, मार्जिन्स पर एआई का इम्पैक्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एआई इन कंपनियों के लिए कॉस्ट सेविंग टूल है या रेवेन्यू जनरेटिंग टूल है। ये डिस्टिंक्शन आने वाले वर्षों में आईटी स्टॉक्स के विनर्स और लूजर्स तय कर सकता है। इसलिए अगर म्यूचुअल फंड में आईटी में वापस जा रहे हैं तो मैं इसे आईटी इज बैक की हेडलाइन से ज़्यादा आईटी लीडरशिप इज बीइंग री इवैल्यूएटेड के रूप में देखूंगा। दूसरा बड़ा सिग्नल जो आया म्यूचुअल फंड से, ऑटो को देखिए। जुलाई में म्यूचुअल फंड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस जैसे नामों में एक्टिविटी दिखाई। निप्पॉन इंडिया ने मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाइंग की। मिराई ने मारुति सुजुकी में बाइंग की। डीएसपी ने भी मारुति में बाइंग की और कई फंड्स ने ऑटो इकोसिस्टम में अलग अलग कंपनीज को चुना। ये सिर्फ एक स्टॉक स्टोरी नहीं है, ये कंजम्पशन स्टोरी है। जुलाई में इंडियन ऑटो मेकर्स ने भी बहुत मजबूत नंबर दिखाए। टोटल व्हीकल सेल लगभग 25.9 लाख यूनिट तक पहुंची, जो जुलाई का रिकॉर्ड लेवल था और करीब 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। पैसेंजर व्हीकल डिस्पैचेस में भी जुलाई में करीब 4.58 लाख यूनिट रहे, जो 34% से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और ईवी टू व्हीलर्स रजिस्ट्रेशन में भी जुलाई में करीब 68% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। अब इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचिए, ऑटो में एक साथ कई ट्रेंड चल रहे हैं। इनकम ग्रोथ, अर्बन कंजम्पशन, प्रीमियमाइजेशन, एसयूवी डिमांड, ईवी एडॉप्शन, टू व्हीलर रिप्लेसमेंट साइकिल, रूरल रिकवरी, कमर्शियल व्हीकल साइकिल और फिनेंसिंग अवेलेबिलिटी। इसलिए ऑटो सेक्टर सिर्फ कार सेल्स की कहानी नहीं है, ये इंडिया की कंजम्पशन अपग्रेड स्टोरी है। लेकिन ऑटो में भी एक ट्रैप है, यहाँ भी सावधान रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ का मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रिटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट फ्यूचर अर्निंग्स को प्राइस इन करता है। अगर किसी स्टॉक में अर्निंग ग्रोथ पहले से वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा प्राइस्ड हैं, तो एक्सेलेंट सेल्स नंबर आने के बावजूद स्टॉक साइडवेज जा सकता है। अगर मार्जिन पे प्रेशर आया, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रबर प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, डिस्काउंटिंग, ईवी कंपटीशन या इंटरेस्ट रेट,
इन सब की वजह से तो अर्निंग सरप्राइज नेगेटिव हो सकता है। इसलिए ऑटो में मेरा फोकस केवल सेल्स ग्रोथ पे नहीं होगा, मैं देखूंगा वॉल्यूम, एएसपी, मार्जिन, मार्केट शेयर, प्रोडक्ट मिक्स और ईवी ट्रांजिशन पे। उदाहरण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टोरी सिर्फ एसयूवी वॉल्यूम्स की नहीं है, मारुति की स्टोरी सिर्फ मार्केट शेयर की नहीं है, टीवीएस की स्टोरी सिर्फ टू व्हीलर्स तक सीमित नहीं है, बजाज ऑटो की स्टोरी सिर्फ आईसीई मोटरसाइकिल तक नहीं है। अगले साइकिल में विनर वो हो सकता है जो एक साथ वॉल्यूम ग्रोथ, प्रीमियमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन ये तीनों डिलीवर कर सके। तीसरा सेक्टर फार्मा। अब आते हैं फार्मा पर। ये म्यूचुअल फंड की बाइंग मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। एसबीआई ने बजाज फाइनेंस के साथ साथ कुछ फार्मा एक्सपोजर बढ़ाया। एचडीएफसी ने सन फार्मा में बाइंग की, कोटक ने टोरेंट फार्मा और सन फार्मा में बाइंग की, एक्सिस ने टोरेंट फार्मा में बाइंग की थी, आदित्य बिरला ने मैनकाइंड फार्मा खरीदा, डीएसपी ने फार्मा रिलेटेड नेम्स में भी सेलेक्टिव एक्टिविटी दिखाई थी। फ्रेश बाइंग ने पिरामल फार्मा, डीवीज लैब, एस्टर डीएम और ऐसे नाम काफ़ी दिखाई दिए म्यूचुअल फंड बाइंग की लिस्ट में। अब सवाल है क्यों फार्मा में एक साथ दो अलग अलग स्टोरीज चल रही है। पहली, इंडिया डोमेस्टिक हेल्थ केयर ग्रोथ और दूसरी ग्लोबल फार्मा अपॉर्चुनिटी। इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए यूएस मार्केट अभी भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर और रेगुलेटरी रिस्क बहुत बड़ा है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 आउटलुक में डोमेस्टिक डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद थी, जबकि यूएस जेनेरिक बिजनेस पे प्राइसिंग प्रेशर और कुछ ब्लॉकबस्टर ड्रग्स की सेल्स डिक्लाइन का असर दिखाई दे रहा था। इसलिए फार्मा में भी ये सिंपल बाई फार्मा स्टोरी नहीं है, ये है क्वालिटी फार्मा, डोमेस्टिक ग्रोथ और स्पेशलिटी अपॉर्चुनिटी और साथ साथ बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ। ये पूरी कॉम्बिनेशन स्टोरी बनाएगी और शायद यही कारण है कि फंड मैनेजर्स अलग अलग फार्मा कंपनीज को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और चौथा, शायद सबसे बड़ा सवाल, पीएसयू बैंक क्यों बेचा इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने। अब आते हैं इस पूरे डेटा के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पे, पीएसयू बैंक। क्योंकि अगर हम सिर्फ फंडामेंटल्स देखें तो पीएसयू बैंक के खिलाफ आर्गुमेंट बनाना आसान नहीं है। फिनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंबाइंड नेट प्रॉफिट लगभग 2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया था। ग्रॉस एनपीए घटकर लगभग 2% रह गया था। ग्रॉस एडवांसेस में करीब 15% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई और टोटल बिजनेस 283 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया था। यानी बैलेंस शीट पहले की तुलना में काफी मजबूत है। एसबीआई का लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी मजबूत रहा। जून क्वार्टर में एसबीआई का नेट प्रॉफिट करीब 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, लोन बुक लगभग 18% रही और ग्रॉस एनपीए घटकर 1.47% तक आ गया। तो फिर म्यूचुअल फंड और अपने पीएसयू बैंक को क्यों ट्रिम कर किया, और यहीं पर स्टॉक मार्केट और बिजनेस फंडामेंटल का डिफरेंस समझने की जरूरत है। बार बार कहता हूं, अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक हमेशा एक चीज नहीं होती। कभी कभी बिजनेस अच्छा होता है लेकिन स्टॉक में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी बिजनेस एवरेज होता है लेकिन वैल्यूएशन इतना लो होता है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर देता है। पीएसयू बैंक में शायद इंस्टीट्यूशनल मनी अब रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड देख रहा है। मतलब अगर मुझे बैंकिंग एक्सपोजर लेना है तो क्या मैं पीएसयू बैंक में पैसा लगाऊं या प्राइवेट बैंक में या एनबीएफसी में या डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि प्राइवेट फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज अगले अर्निंग साइकिल में बेहतर ग्रोथ दे सकते हैं तो वो पीएसयू बैंक से पैसा निकालकर उसी फाइनेंशियल इकोसिस्टम के दूसरे हिस्से में डाल सकता है। और यही हिडन सिग्नल है पूरी स्टोरी का। ध्यान दीजिए, एक तरफ पीएसयू बैंक में ट्रिमिंग दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्रेश बाइंग और एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, चाहे वो बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सिस्टम, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, एसबीआई कार्ड। यानी पैसा फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर नहीं जा रहा, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही रोटेट हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है। मैं इसे बैंकिंग एग्जिट नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा फाइनेंशियल लीडरशिप का इंटरनल रोटेशन। अब आते हैं अदानी इंटरप्राइजेज पे। मेरे लिए इस पूरी टेबल का सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक शायद यही है,
क्योंकि अदानी इंटरप्राइजेस कई अलग अलग एएमसीज के फ्रेश बाई कॉलम में दिखाई देता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, आईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, इन सब ने अदानी की बाइंग की। कई जगह फ्रेश बाइंग दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि स्टॉक कंफर्म ऊपर ही जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का इतना ब्रॉड अपीयरेंस इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। अदानी इंटरप्राइजेस को ट्रेडिशनल सिंगल बिजनेस कंपनी की तरह देखना भी आसान नहीं है। ये एक डाइवर्सिफाइड इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म स्टोरी है, जिसमें एयरपोर्ट भी है, न्यू एनर्जी भी है, इंफ्रा भी है, माइनिंग सर्विसेज भी है, डेटा सेंटर भी है और कई इमर्जिंग बिजनेसेस जैसे थीम जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ वैल्यूएशन रिस्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टर को सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं देखनी चाहिए, देखना चाहिए कैश फ्लो, कैपिटल एलोकेशन, डेट, सब्सिडियरी लेवल परफॉर्मेंस, न्यू बिजनेस इकोनॉमिक्स और प्रोमोटर लेवल कैपिटल एलोकेशन। इंस्टीट्यूशनल बाइंग सिग्नल हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन डिसिप्लिन भी इन्वेस्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप, न्यू एज और इमर्जिंग बिजनेसेस में पुराने ब्लू चिप वाले नाम नहीं। फ्रेश बाइंग में 197 कम्युनिकेशन, एथर एनर्जी, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, शैडो फॉक्स टेक्नोलॉजीज, बेल राइज, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, एस्टर डीएम, जियो फाइनेंशियल्स, पिरामिल फार्मा, डायमंड पावर इंफ्रा, ये सारे नाम दिखाई दे रहे थे मुझे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक बात साफ होती है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सिर्फ ट्रेडिशनल लार्ज कैप इंडिया तक सीमित नहीं रह रहे हैं। फंड मैनेजर्स अगली जनरेशन के लिस्टेड बिजनेसेस में भी एक्सपोजर ले रहे हैं और स्टॉक इन्वेस्टर के लिए ये एक बड़ा रिसर्च अपॉर्चुनिटी एरिया है। क्योंकि जब कोई बिजनेस अभी मार्केट के लिए रिलेटिवली नया है, तब सबसे बड़ा एडवांटेज वैल्यूएशन नहीं, बल्कि अर्ली अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ। पहले अगर आप पहचान गए उन बिजनेसेस को तो बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन यहाँ खतरा भी उतना ही बड़ा है। न्यू एज कंपनियों में स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव होती है, लेकिन स्टोरी और अर्निंग्स में अंतर होता है। मैं ऐसे स्टॉक को 3 कैटेगरी में रखूंगा। पहला, रेवेन्यू विजिबल है, प्रॉफिट भी विजिबल है और बैलेंस शीट स्ट्रांग है। दूसरी कैटेगरी, रेवेन्यू विजिबल है, प्रॉफिटेबिलिटी अभी शुरू हो रही है, इमर्जिंग है। और तीसरी स्टोरी तो विजिबल है पर प्रॉफिटेबिलिटी अनसर्टेन है। अब तीसरी कैटेगरी में वैल्यूएशन रिस्क सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सिर्फ ये देखकर कि म्यूचुअल फंड ने फ्रेश बाई कर लिया, इन्वेस्टर को कूदने नहीं लगना चाहिए इन शेयर्स में। पहले ये देखना चाहिए कि फंड ने कितना खरीदा है, पोर्टफोलियो में उसका कितना वेटेज है और खरीद के बाद स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है। अब पूरे डेटा को एक साथ रखिए। अगर मैं जुलाई पोर्टफोलियो रीशफल को एक सेंटेंस में समराइज करूं, तो मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड मार्केट से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, वे मार्केट के अंदर लीडरशिप बदल रहे हैं। आईटी में सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन, ऑटो में कंजम्पशन ड्रिवन बाइंग, फार्मा में क्वालिटी और डोमेस्टिक ग्रोथ की तलाश, प्राइवेट फाइनेंशियल और एनबीएफसी प्रेफरेंस लिस्ट में है, पीएसयू बैंक में सेलेक्टिव प्रॉफिट टेकिंग या ट्रिमिंग, और इमर्जिंग मार्केट बिजनेसेस में फ्रेश एक्सपेरिमेंट। ये क्लासिकल रोटेशन एनवायरनमेंट जैसा दिखाई देता है, लेकिन जुलाई की सबसे बड़ी कंफर्मेशन क्या है? एएमएफआई डेटा है, इसे एक अलग एंगल से भी सपोर्ट करता है। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज लगभग 24,697 करोड़ रहे। ये जून के करीब 28,973 करोड़ से कम है। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में इनफ्लो बढ़कर 7,768 करोड़ रुपए हो गए और मिड कैप फंड्स में लगभग 6,192 करोड़ रुपए आए। स्मॉल कैप और मिड कैप मिलाकर इक्विटी इनफ्लो का बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब कर रहे थे और एसआईपी कंट्रीब्यूशन करीब 31,961 करोड़। यानी रिटेल सिस्टमैटिक मनी लगातार मार्केट में आ रहा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो रीशफलिंग हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक हाउस होल्ड मनी भी मार्केट से बाहर नहीं जा रहा है। और ये कॉम्बिनेशन इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमें म्यूचुअल फंड की बाइंग कॉपी कर लेनी चाहिए? मेरा जवाब होगा नहीं।
हमें म्यूचुअल फंड की बाइंग कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमें म्यूचुअल फंड की थिंकिंग डी कोड करनी चाहिए। क्योंकि फंड मैनेजर के पास पूरा पोर्टफोलियो होता है, उसके पास हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं, उसके पास कैश फ्लो आते रहते हैं, उसके पास रिडेम्पशन प्रेशर होता है, उसके पास रिस्क लिमिटेड होती है, और सबसे महत्वपूर्ण उसके पास पोजीशन साइजिंग का फ्रेमवर्क होता है। हमारे पास शायद इनमें से कुछ भी नहीं होता। इसलिए किसी फंड मैनेजर ने स्टॉक खरीदा, ये देखकर हम उसी स्टॉक को खरीद लें, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, इमिटेशन यानी नकल है। और वेल्थ क्रिएशन नकल से नहीं होती है, इंडिपेंडेंट रिसर्च से होती है। इन्वेस्टर के लिए मेरा फ्रेमवर्क, अब अगर मैं इसे पूरे डेटा को अपने पोर्टफोलियो रिसर्च में इस्तेमाल करूं तो मैं 5 चीज़ें देखूंगा। पहला, कॉमन बाइंग, कौन से स्टॉक हैं जो कई एएमसीज ने इंडिपेंडेंटली खरीदे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेंसस की शुरुआती सिग्नल हो सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज इसका एक एग्जाम्पल है, जो सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने खरीदे हैं, लेकिन कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेंसस के साथ वैल्यूएशन भी चेक करनी पड़ेगी आपको। दूसरा, सेक्टर कंसिस्टेंसी, क्या सिर्फ एक स्टॉक खरीदा गया या पूरे सेक्टर में मल्टीपल स्टॉक्स में बाइंग दिखाई दे रही है। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी अलग अलग कंपनीज में एक्टिविटी ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ी म्यूचुअल फंड्स की। ऑटो में मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्रॉडर इकोसिस्टम में देखना चाहिए। फार्मा में सन फार्मा, टोरेंट, मैनकाइंड, डीवीज जैसे अलग अलग बिजनेस मॉडल को कंपेयर करना चाहिए। और तीसरा, अर्निंग विजिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड बाइंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग कब एक्सेलरेट होगी, क्योंकि आखिरकार स्टॉक प्राइसेस लंबे समय में अर्निंग और कैश फ्लो से जुड़ा होता है। चौथा, वैल्यूएशन, अगर अर्निंग ग्रोथ 15% है लेकिन स्टॉक 60-70 टाइम्स अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है तो रिस्क अलग है। अगर अर्निंग ग्रोथ 15% है और वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है तो रिस्क रिवार्ड अलग हो सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग को हमेशा वैल्यूएशन के साथ पढ़ना चाहिए। और पांचवा, टाइम होराइजन, म्यूचुअल फंड मैनेजर शायद अगले 3 साल को देख रहा हो, रिटेल इन्वेस्टर शायद अगले 3 दिन को देख रहा हो, और यही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपकी थीसिस 3 साल की है तो 3 दिन की वॉलेटिलिटी से डिसीजन क्यों बदलना। मेरी नज़र में अगले 6 से 12 महीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स, अगर मैं बात करूं, इस पूरे एक्सरसाइज के बाद कुछ थीम्स को बहुत क्लोजली मैं ट्रैक करूंगा। तो एआई के बाद आईटी का नया बिजनेस मॉडल, कौन सी आईटी कंपनी एआई के लिए थ्रेटन्ड है और कौन सी एआई को मोनेटाइज कर रही है। दूसरी, इंडियन कंजम्पशन, ऑटो, फिनेंस, हाउसिंग और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में अर्निंग ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल रहती है। और तीसरी, फार्मा एंड हेल्थ केयर, डोमेस्टिक हेल्थ केयर ग्रोथ और ग्लोबल स्पेशलिटी अपॉर्चुनिटीज़ के बीच कौन सी कंपनी सबसे अच्छी पोजीशनिंग में है। और चौथी, फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड्स और डिजिटल फिनेंसिंग सर्विसेज में स्ट्रक्चरल ग्रोथ कितनी जारी रहती है। और पांचवी, न्यू एज लिस्टेड कंपनीज, क्या ये कंपनीज वास्तव में प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस बन पाएंगी। और छठी, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट सेक्टर रोटेशन, क्या पीएसयू बैंक की रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस आगे जारी रहेगी या मजबूत बैलेंस शीट और क्रेडिट ग्रोथ इवेंचुअली इंस्टीट्यूशनल मनी को वापस खींचेंगी। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ जुलाई में म्यूचुअल फंड्स ने पीएसयू बैंक्स में कुछ ट्रिमिंग की, लेकिन दूसरी तरफ पीएसयू बैंक के फंडामेंटल शायद पिछले कई वर्षों की तुलना में ज़्यादा मजबूत हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पीएसयू बैंक खराब इन्वेस्टमेंट है, बल्कि इसका मतलब है कि मार्केट अब एब्सोल्यूट फंडामेंटल से ज़्यादा रिलेटिव अपॉर्चुनिटी देख रहा है। यानी सवाल ये नहीं है कि एसबीआई अच्छा बैंक है या नहीं, एसबीआई सवाल ये है कि अगर 2-3 साल में एसबीआई का इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल एंड अर्निंग ग्रोथ किसी प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की तुलना में कैसा रहेगा। और यही प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग है, और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है इस पूरे डेटा का। तो दोस्तों, जुलाई का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीशफलिंग मेरे लिए एक सिंपल बाइंग सेलिंग लिस्ट नहीं है, ये एक मार्केट मैप है। ये बता रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किन जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं। आईटी में फियर के बाद सेलेक्टिव एकोमुलेशन, ऑटो में स्ट्रॉन्ग डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन का प्ले, फार्मा में डिफेंसिव प्लस स्ट्रक्चरल हेल्थ केयर ग्रोथ, फाइनेंशियल्स में पीएसयू से प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी की तरफ मूवमेंट, और न्यू एज कंपनी में अगली जनरेशन के बिजनेस को खोजना। और सबसे इंटरेस्टिंग, अदानी इंटरप्राइजेज जैसे लार्ज प्लेटफॉर्म बिजनेस में मल्टीपल एएमसी की फ्रेश
खरीदारी और इंटरेस्ट। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मार्ट मनी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, स्मार्ट मनी के मूव्स को समझिए, क्योंकि फंड मैनेजर ने स्टॉक खरीदा है, उसके पीछे रिसर्च की पूरी कहानी हो सकती है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक तभी आना चाहिए जब आप उस कहानी को खुद समझते हो। मेरे लिए जुलाई का डेटा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मार्केट में पैसा खत्म नहीं हो रहा है, पैसा एक लीडरशिप से दूसरे लीडरशिप की तरफ घूम रहा है। और स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अक्सर वहीं बनती है जहां अर्निंग्स बदलने वाली होती हैं, लेकिन मार्केट की परसेप्शन अभी पूरी तरह नहीं बदली होती है। इसलिए आने वाले महीनों में मेरा फोकस ये नहीं होगा कि कौन सा स्टॉक आज सबसे ज़्यादा ऊपर गया, मेरा फोकस होगा कि किस सेक्टर्स की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन बदल रही है, फिर किस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहाँ वैल्यूएशन और ग्रोथ के बीच में बेहतर बैलेंस बन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कंपनी अगले अर्निंग साइकिल की विनर बन सकती है। क्योंकि आखिरकार स्टॉक मार्केट में वेल्थ हेडलाइन से नहीं बनती है, वेल्थ बनती है सही बिजनेस को सही वैल्यूएशन पर और सही टाइम होराइजन के साथ पहचानने से। और शायद जुलाई का म्यूचुअल फंड रीशफलिंग हमें उसी दिशा में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लू दे रहा है। अगर आप भी इस समय पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि म्यूचुअल फंड की खरीदारी को रिकमेंडेशन की तरह नहीं, रिसर्च स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। किसी स्टॉक को खरीदने से पहले बिजनेस समझिए, अर्निंग समझिए, वैल्यूएशन समझिए, डेट समझिए, कैश फ्लो समझिए, और फिर सबसे आखिर में प्राइस देखिए, क्योंकि अच्छी कंपनी खरीदना और अच्छा इन्वेस्टमेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।